प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का कोई अभाव नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने यह निर्धारित करने की कोशिश की कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। वे समय की अवधारणा को रेखीय विकास की बजाय चक्रीय विकास के रूप में देखते थे। इस वजह से प्राचीन भारत के अधिकांश ग्रंथ मिथकों का ही प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं। किंतु गौर से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि विद्यमान थी। वास्तव में प्राचीन लेखकों की जो इतिहास विषयक संकल्पना यूरोपीय संकल्पना से पृथक थी। पाश्चात्य विद्वान जो है वो घटनाओं के विवरण में कार्य कारण संबंधों को तलाशते थे, और भारतीय जो इतिहासकार हैं या भारतीय विद्वान हैं वो घटनाओं के विवरण में कार्य कारण संबंधों को नहीं तलाशते थे, बल्कि उनके लिए लेखन का उद्देश्य चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना था, जैसा कि महाभारत में भी लिखा हुआ है। अतः उनकी तुलना हेरोडोटस जैसे विद्वानों से नहीं की जानी चाहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। विस्तृत जो इसका विवरण संबंधित अध्याय को पढ़ते समय उनकी स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। तो इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। अगर हम सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख की बात करें तो यह मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में अगर सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो वो अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। इनकी अशोक के अभिलेखों की चर्चा हम संबंधित अध्याय में करेंगे, मौर्य वंश का जब के बारे में पढ़ेंगे तब। ऐसे ही जो दूसरे अभिलेख हैं, चाहे वो हाथी गुम्फा अभिलेख हो, जूनागढ़ अभिलेख हो, नासिक अभिलेख हो, प्रयाग स्तंभ हो, मंदसौर अभिलेख हो, या फिर ऐहोल अभिलेख हो, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख हो, इन सभी अभिलेखों के बारे में संबंधित अध्याय को पढ़ाते समय ही हम उनकी जब स्रोतों की जानकारी पढ़ेंगे तो उस समय वहाँ देख लेंगे इनको। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के जो हैं
वो भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं इतिहास जानने के। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना, सीसा आदि धातुओं के बनते थे। और आरंभिक सिक्के अधिकतर जो है चांदी के होते थे। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो 5वीं सदी मतलब 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास के हैं। और आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी बोलते थे, क्योंकि ये ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण जो है इन्हें भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा कहते हैं। और ये सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, तांबे के सिक्के बहुत ही कम थे। और इन पंचमार्क सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। और अगर हम सर्वाधिक सिक्के की बात करें तो मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के होते थे। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। तो ये भी हम संबंधित अध्यायों में उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मूर्तियाँ, प्राचीन काल से ही मूर्तियों का निर्माण जो है, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। और कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की जो है धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। इसी तरह से स्मारक एवं भवन जो है, इनसे भी हमें इतिहास जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। और जो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्राविड़ शैली, दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में है। तो स्मारक एवं भवन भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी तरह से चित्रकला से भी हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के एलोरा की गुफाओं में जो से भी मूर्तियाँ और से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है इतिहास के संबंध में। इसके अलावा जो है मोहरे जो हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। तो ये था अपना पुरातात्विक स्रोत, जो हमने इतिहास जानने के जो है महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य या फिर धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो इसमें हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। इनकी चर्चा की जा सकती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। और लौकिक साहित्य में जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जीवनियाँ हैं, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। तो अगर हम धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो अब हमने जैसे चर्चा की कि भाई वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो मुख्यतः जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनके बारे में, इनकी विषय वस्तुओं के बारे में भी हम संबंधित अध्याय में पढ़ेंगे।
ऐसे ही जातक है बौद्ध साहित्य में अगर बात करें तो विशुद्धिमग्ग एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निकाय है जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। इसके अलावा मिलिंद हो, दिव्यावदान, अंगुत्तर निकाय, बुद्ध चरित्र आदि महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। अगर हम जैन साहित्य की बात करें ब्राह्मणेतर ग्रंथों में, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। इसके अलावा आचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, परिशिष्ट पर्व है, कल्प सूत्र है, भाद्रबाहु चरित है। इसी तरह से काली का पुराण है, आचरांग सूत्र है, आवश्यक सूत्र है। तो ये जैन ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोतों में दूसरा प्रकार है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। तो इसमें अगर हम इन ऐतिहासिक अगर रचनाओं की हम बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र को शामिल किया जा सकता है। हमने अभी चर्चा की ना कि लौकिक साहित्य का मतलब ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इनसे भी राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा जो है तय करने में या स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण इनसे सहयोग मिलता है। अर्थशास्त्र है, इसके अलावा मुद्रा राक्षस है, कथा सरित सागर है, व्रत कथा मंजरी है, पतंजलि का महाभाष्य है, मालवी का अग्निमित्र है जिससे हमें शुंगकाल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, कामंदक का नीतिसार है, कल्लण की राज तरंगिणी है जिससे हमें कश्मीर की ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसी तरह से कीर्ति कौमुदी है, प्रबंध चिंतामणि है, प्रबंध कोश है, गार्गी संहिता है, बुद्ध चरित है। ऐतिहासिक अगर जीवनियों की बात करें तो हर्षचरित है, गौडवहो है, विक्रमांक देवचरित है। तो इन सभी का जो है हम संबंधित अध्याय में या संबंधित विषय में पढ़ेंगे तो उस समय उनके स्रोतों की जानकारियों के दौरान इनकी चर्चा करेंगे, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास जानने को, इतिहास का प्राचीन भारत के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, चीनी यात्री सम्मिलित हैं। जैसे सिकंदर के बाद के अगर हम लेखकों की बात करें, सिकंदर के समकालीन अगर लेखकों की बात करें तो नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स, अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। और सिकंदर के अगर बाद के लेखकों में बात करें जैसे मेगस्थनीज, डायमेक्स, डायोनोसियस के नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इसी तरह से एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टालमी की ज्योग्राफी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, में भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। जहाँ तक चीनी यात्रियों के विवरण की बात है
तो इनके विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे और इन यात्रियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग के वर्णन मिलते हैं। अरब यात्रियों और लेखकों के विवरण से भी हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इनमें मुख्य रूप से अल-बरूनी, सुलेमान अल-मसूदी